हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर है हमारा, मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि हम लोग आज धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यानी आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 10 केमिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड सेकंड चैप्टर था हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। तो इन दोनों चैप्टर के हम लोगों ने बेहतर तरीका से, बेहतर ढंग से हम लोगों ने पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया है। हर वो कंसेप्ट, हर वो बारीकी से बारीकी चीज़ों को बेहतर ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, सीखा है। होपफुली कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, आपने वो चैप्टर का रिवीजन अच्छे ढंग से कर लिए होंगे। फिर भी अगर हमारे कोई भी नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, आप इस क्लास के बाद आपको जो भी केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे द्वारा, उस लेक्चर को आप अवश्य ही देखें, अवश्य ही उसका रिवीजन करें, अवश्य ही उसको पढ़े बच्चा। आपका कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीका से आपको कंसेप्ट में कोई भी समस्या नहीं होंगे उस चैप्टर में। बात समझ गए? तो चलिए, आप हमारी बातों को समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आइए बच्चा, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा क्लास है, वो पूरी तरीका से बेस्ड है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर ये क्या होता है? यानी कि जब हम बच्चे मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, धातु और अधातु की हम बात करते हैं, तो धातु और अधातु के कुछ अपने अपने गुण होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि धातु और अधातु के वो भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण कहने का मतलब सर, जिसकी हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं। जैसे किसी मेटल में कितना चमक है, उसके गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, कितना वो मजबूत है, कितना कमजोर है। इन्हीं सभी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं बच्चे, तो हम इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और जब हम किसी मेटल एंड नॉन मेटल्स के हम उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तब हम जाकर उसे कहते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरीका से बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए बच्चे, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं अपनी मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। देखिए, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए, एक सवाल खड़ा होना चाहिए कि सर ये धातु और अधातु जो है आया कहाँ से? ये होता क्या है? ये तो हम बाद की चीज़ है। ये बाद में सर हम जानेंगे कि ये होता क्या है। लेकिन सर पहले हमें ये जानना है कि ये धातु और अधातु जो है आए कहाँ से हैं? बात समझ गए? चलो समझाते हैं आपको। देखो बच्चे, दुनिया में आप जो भी चीज़ें देखते हो, दुनिया में आप जो भी वस्तुओं को ऑब्जर्व करते हो, वो सभी की सभी वस्तुएँ जो हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। सभी की सभी वस्तुएँ पदार्थ कहलाते हैं। हम, आप, पर्वत, पहाड़, हवा, आप हमारे सामने आप ये देख रहे हैं, कैमरा हो गया, बोर्ड हो गया, ये सभी के सभी बच्चे पदार्थ हैं। तो आपके मन में एक सवाल और उत्पन्न होना चाहिए कि सर पदार्थ बस ऐसे ही है, यही क्या परिभाषा है कि बस दुनिया में आप जो भी चीज देख लो वो पदार्थ है सर? नहीं बच्चे, ऐसे ही इसके डिफिनेशन नहीं है। सर ऐसे तो हीट भी है सर, गर्मी, ठंडी, ये भी सारी चीजें क्या सर कोई पदार्थ है? नहीं बच्चे, ये पदार्थ नहीं है। तो सर पदार्थ को हम पता करने के लिए क्या उसके कुछ तो तरीके होंगे, कुछ मायने होंगे? हाँ बच्चे, उसके कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, कुछ मायने होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, दुनिया में अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो उसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही घटक हो सकते हैं। 2 घटक क्या-क्या हो सकता है सर? एक तो हो सकता है कि उसका अपना एक द्रव्यमान होगा, उसका अपना एक भार होगा।
द्रव्यमान और भार क्या होते हैं ये हमने बहुत बार आपको समझाया है। द्रव्यमान कहने का मतलब है कि किसी चीज को बनाने में कितनी मात्रा खर्च हुई है। किसी वस्तु को बनाने में जितनी मात्रा खर्च हुई है उस मात्रा को हम कहते हैं द्रव्यमान। और जब हम द्रव्यमान में पृथ्वी के गुरुत्वीय जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भार कहलाता है। यानी कि हर एक वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो पृथ्वी की ओर खींचे हुए रहते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ का द्रव्यमान में जब हम गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भार कहलाता है। तो बच्चे हम अगर कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, तो वस्तु खरीद कर लाने पर उसका तौल होता है, उसका माप होता है। तो जब हम किसी चीज़ को तौलते हैं, मापते हैं, तो हमेशा उसकी हम द्रव्यमान को तौलते हैं और मापते हैं। जैसे आप 1 केजी चीनी खरीद के लाओ, तो 1 केजी चीनी अगर खरीद के लाते हैं आप, तो वो द्रव्यमान को खरीद कर लाते हैं, ना कि भार को। बात समझ गए? लेकिन हम लोग बस ऐसे ही कह देते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है तो उसका भार को ही हम मेज़र करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भार का मेज़रमेंट हम न्यूटन में करते हैं और जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं, तो द्रव्यमान की मेज़रमेंट हम किलोग्राम या तो ग्राम में कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो द्रव्यमान अलग चीज़ है और भार अलग चीज़ है। तो दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं, उसको बनाने में कुछ न कुछ तो मात्रा खर्च हुई है। और वो रहते कहाँ पर है? तो हम अपने वातावरण की बात कर रहे हैं, अपने वायुमंडल की बात कर रहे हैं, अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं, या आप आसमान में देखो, हर चीज़ में क्या है? द्रव्यमान है, वो किसी न किसी मात्रा से मिलकर बना हुआ है सर। तो उसके अपने कुछ भार भी होते हैं। सभी स्थान पर अलग-अलग भार होता है। तो बस एक लाइन में समझो कि अगर हमें पदार्थ की परिभाषा समझना है सर, तो आप कोई भी वस्तु ले लो, उस वस्तु में अगर भार है और उसका अपना एक आयतन है। आयतन कहने का मतलब सर कि वो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, तो उसे हम कहते हैं कि पदार्थ। तो एक लाइन में परिभाषा समझ जाइए कि दुनिया की वो हर वस्तु, वो हर चीज़ जिनका अपना भार हो और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को ही बच्चा हम मैटर भी कहते हैं और उसे द्रव्य भी कहते हैं। तो आइए अब परिभाषा समझ लेते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, क्या घेरती हो सर? स्थान घेरती हो। देखिए, दुनिया की वो वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है, जिसमें अपना भार होता है, तो उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। यानी कि हम आप जितने सारे हैं, ये सभी के सभी पदार्थ की श्रेणी में काउंट होंगे, क्योंकि हमारा भी कुछ ना कुछ भार है बच्चा। और हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हमने एक स्थान घेर कर रखा है। कैमरा है, कैमरा भी कुछ स्थान घेर के रखा है। ये बोर्ड है, पैनल है, तो ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेर के रखा है। तो जहाँ पर ये घेर कर स्थान को रखा हुआ है, उतने दूर में कुछ भी नहीं है। उसके आजू-बाजू पूरी तरीक़ा से एयर भरे हुए हैं, अन्य वस्तुएँ हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जो वस्तु है, उतने वॉल्यूम में या उतने एरिया में कोई अन्य चीज़ नहीं होंगे। बात समझ गए? हम जहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ इसके आजू-बाजू हमारे आस-पास में पूरी तरीक़ा से एयर भरा पड़ा है। आप हमारे चारों ओर वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, जितने एरिया में हम खड़े हैं, जितना वॉल्यूम हम छेक कर हैं, उसमें हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, एयर तक भी नहीं है। बात क्लियर हो गया? तो यही कहता है कि जी जो स्थान घेरता है और जिसमें अपना भार होता है, उसे हम कहते हैं कि पदार्थ है। तो विश्व की सभी वस्तुएँ पदार्थ हैं, बट इसके एग्ज़ाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे अपवाद भी आपको ध्यान रखना है कि जो पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे सर, जैसे कि प्रकाश हो गए, जैसे कि ये लाइट है, हमारे चारों ओर लाइट फैली हुई है, इसका अपना कोई भी भार नहीं होता है। ये जगह तो घेर रहा है, लेकिन इसका अपना कोई भार नहीं होता है बच्चा। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रकाश जो है, वस्तु की श्रेणी में नहीं आती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है और कुछ नहीं है।
बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ को हम लोगों ने अलग-अलग तरीकों से अपने सहूलियत के अनुसार बाँट कर रखे हुए हैं। पदार्थ को अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार अलग-अलग तरीकों में हम बाँट कर पढ़ते हैं और या तो बाँट कर उसे रखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लिख कर लाए हैं बच्चा, लेकिन बेहतर तरीका होता है कि आप उस चीज़ को लिख कर पढ़ें, ठीक है? तो आइए अब हम आपको इसी चीज़ को यहाँ पर नोट करवाते हैं। चलिए, आप हेडिंग डालेंगे पदार्थ, हेडिंग डालेंगे पदार्थ। ये पदार्थ होता क्या है आपको समझा दिया हमने। पदार्थ को बच्चा हम 2 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। पदार्थ को हम 2 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। एक तो इसको बाँटा गया है भौतिक आधार पर, एक बाँटा गया है इसे भौतिक आधार पर और एक बाँटा गया है इसे रासायनिक आधार पर। सर इसका क्या मतलब है? अगर किसी भी पदार्थ की हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं, तो उसको हम भौतिक आधार पर बाँट दिए और जब हम किसी पदार्थ की रासायनिक अवस्था की बात करते हैं, रासायनिक गुण की हम बात करते हैं, तो हम उसे रासायनिक आधार पर वर्गीकृत कर दिए। तो जब हम भौतिक आधार पर पढ़ते हैं बच्चा, तो हमें पदार्थ की 5 अवस्था देखने को मिलती हैं। जब हम भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, तो इस तरीका से हमें 5 अवस्थाएँ देखने को मिलते हैं पदार्थ की। कौन-कौन से हैं सर? तो एक है बच्चा ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, ठोस अवस्था हो गया। एक सर द्रव अवस्था होता है, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। एक हो गया हमारा गैस अवस्था, एक हो गया सर प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बच्चा बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन। तो ये हमारे भौतिक आधार पर पदार्थों की 5 अवस्था हमें देखने को मिलते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट जो है इस पर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है यानी कि ये आप इसको कह सकते हैं कि सबसे कम तापमान पर अगर इसको ठंडा कर देंगे, तब जो हमें अवस्था मिलती है, यानी कि आज तक उस अवस्था उस टेम्परेचर तक उसे ठंडा नहीं किया गया है। उसे अब तक उतने टेम्परेचर तक ठंडा नहीं किया गया है। अगर किसी पदार्थ को अगर उस अवस्था तक ठंडी अगर कर दी जाए, तो ऐसी अवस्था हमारा बोस-आइंस्टीन कहलाता है। प्लाज़्मा की बात अगर हम करें तो प्लाज़्मा एक आप कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरीक़ा से लिक्विड होता है और ना ही पूरी तरीक़ा से ठोस होता है। इन दोनों के बीच की हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी होंगे, उसको हम प्लाज़्मा कह देते हैं। लेकिन सर क्या ऐसे ही हो जैसे सर मध होता है, तो मध क्या सर प्लाज़्मा है? नहीं बच्चे, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्लाज़्मा उसी जैसा होता है। यानी कि जब हम अधिक टेम्परेचर पर किसी वस्तु को गर्म कर देते हैं, तो जो हमें अवस्था मिलती है उसी अवस्था को हम प्लाज़्मा कहते हैं। जैसे सर सूर्य में बहुत ही अधिक टेम्परेचर है और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वो प्लाज़्मा वाली अवस्था में है। तारे में भी वही कंडीशन है। आप ज्वालामुखी देखते हैं, ज्वालामुखी जब फटता है तो बाहर निकलते हैं पृथ्वी के अंदर से लावा निकलते हैं, तो वो लावा भी एक प्लाज़्मा का रूप होता है। तो बस यही आप समझ सकते हैं। गैस सर जिसके अणु दूर-दूर होते हैं, गैस है। सॉलिड सर जिसके अणु पास-पास होते हैं तो सॉलिड है। द्रव सर द्रव की जो अणुएँ होती हैं वो थोड़ी-सी दूर-दूर होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती है, थोड़ी-सी दूर-दूर होती है तो उसे हम द्रव कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अनुसार हम चलेंगे बच्चे। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। जब हम रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें 3 तरह के पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। एक सर तत्व के रूप में हमें दिखाई देता है, एक हमें तत्व के रूप में दिखाई देता है, एक हमें यौगिक के रूप में दिखाई देता है और एक बच्चा हमें
मिश्रण के रूप में दिखाई देता है। यानी कि पदार्थ यहाँ से रासायनिक आधार पर 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण। सर तत्व क्या होते हैं? तत्व जैसे आप किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ते जाएँ, अगर उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा भी अगर तोड़ दिया जाए, तो अंतिम जो कण मिलेंगे, अंतिम जो एटम मिलेगा, उसी एटम को हम कहते हैं कि तत्व है। तत्व बच्चा एक शुद्धतम रूप होता है। किसी भी पदार्थ का एक शुद्धतम रूप होता है तत्व। ठीक है? अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था या शुद्धतम जो कण है, उसे हम क्या कहते हैं? तो तत्व कहते हैं। ठीक है? तत्व अभी अगर ज्ञात जानकारी की अगर हम बात करें, तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। यानी इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा 118 तत्वों की खोज अब तक हो चुकी है। इन 118 तत्वों में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो नेचुरल है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो सिंथेटिक है। नेचुरल कहने का मतलब है कि जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हुआ है, यानी कि नेचर से हमें मिले हैं। और सिंथेटिक कहने का मतलब हुआ कि जो मैंने लैब में तैयार किया है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है? इतनी बात समझ गए सर? जब हम 118 तत्वों की बात करते हैं, तो इसी 118 तत्वों से अलग-अलग अनुपात में मिलाकर अलग-अलग अनुपात में मिलाकर हम यौगिक बना लेते हैं, यानी कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे सर, अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो सर जल बन जाता है और जल ही बच्चा एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है सर। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि कार्बन हमारा एक तत्व है, ऑक्सीजन हमारा एक तत्व है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें एक नया यौगिक मिल जाता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह देते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है सर? यौगिक है। बना किससे है? तत्व से ही मिलकर बना है यौगिक। तत्व से ही मिलकर बने हैं यौगिक। सर मिश्रण क्या है? मिश्रण ऐसा एक पदार्थ है बच्चा जो अनिश्चित अनुपात में मिक्स किया गया है। यानी अनिश्चित अनुपात में उसे मिलाकर एक नया पदार्थ बना दिया गया। जैसे सर, जैसे आप खिचड़ी खाते हो, जैसे आप खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी में आप जितना मन करता है चावल डाल लेते हैं, जितना मन करता है उसमें दाल मिला देते हैं, जितना मन करता है पानी मिक्स करते हैं। उसमें मटर डालना हो, गोभी डालना हो, आलू डालना है, प्याज डालना है, मिर्च डालना है, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार उसमें डाल देते हैं सर। तो इसका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है, इसका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं कि मिश्रण है। बात क्लियर हुआ? पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या होता है? तत्व होता है सर। तत्वों को मिक्स करके क्या बनाया गया सर? यौगिक। किस कैसे? निश्चित अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में? सर निश्चित अनुपात में मिक्स करके बनाया जाता है, और अनिश्चित अनुपात में मिक्स किया जाए तो बच्चा वो मिश्रण है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जब इसी को और हमने आगे गहराई में गया, जब हम तत्वों की खोज कर रहे थे, तो तत्वों की और गहराई से जब हम लोगों ने अध्ययन किया, तो इसमें भी हमें 3 तरह के टाइप मिलकर 3 टाइप हमें मिले। 3 टाइप कौन-कौन से मिले सर? एक तो हमें मिला कि धातु है, एक धातु हमें मिला, एक अधातु हमें मिला, और एक बच्चा हमें उपधातु मिला। यानी कि जब हम लोगों ने धातुओं के बारे में गहराई से अध्ययन करना प्रारंभ किया, तो अध्ययन करते-करते हमें 3 तरह के ये तत्व हमें मिलकर 3 तरह के हमें तत्व और भी मिल गए। यानी तत्वों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया सर। धातु, अधातु और उपधातु में सर। धातु की अगर हम बात करें, तो अब तक धातुओं की खोज 91 हो चुकी है, अधातुओं की खोज 20 हो चुकी है, और उपधातु की खोज 7 हो चुकी है।
यानी कि धातुओं की संख्या अभी तक 91 है, अधातुओं की संख्या 20 है और उपधातुओं की संख्या 7 है सर। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में भी हम लोगों ने अध्ययन किया तो दो तरह के यौगिक हमें मिलकर दो तरह के हमें यौगिक प्राप्त हुए। कैसे सर? एक तो यौगिक हमें मिला कार्बनिक, एक यौगिक हमें मिला बच्चा कार्बनिक और एक यौगिक हमें मिला अकार्बनिक। सर ये कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, इस बस मोटे तौर पर समझ जाएं कि जिसको कार्बन से मिक्स करके बनाया गया है, यानी एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन तत्व मौजूद हो, कार्बन के एटम्स मौजूद हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्बनिक। और जिसमें कार्बन की मात्रा हो ही ना, कार्बन है ही नहीं, जिस यौगिक में कार्बन का ना तो एटम है ना मात्रा है, कुछ भी नहीं है कार्बन का, तो हम उसे कहते हैं अकार्बनिक। ये हमारा एक अलग से चैप्टर ही है, आपको पढ़ना भी है, लेकिन बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि जब आप जाओगे 11th और 12th में, तो 11th 12th में आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको कार्बनिक और अकार्बनिक का अलग अलग आपको बुक पढ़ना होगा। आपको केमिस्ट्री के दो अलग अलग बुक पढ़ने होंगे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रण हमें दो तरह के मिलते हैं। एक होता है समांगी, एक होता है समांगी और एक होता है सर विसमांगी। यानी एक समांगी हो गया और एक विसमांगी हो गया। सर ये समांगी मिश्रण क्या होता है? एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण जिसको कहीं से भी अगर आप निकालेंगे तो वो एक निश्चित मात्रा में निकलेगा। निश्चित मात्रा कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज को मिक्स किए, मिक्स करने पर आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है, बस आपको टेस्ट लग रहा है लेकिन देखने से आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या क्या मिक्स किए गए हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी कहते हैं। जैसे सर, जैसे मान लीजिए कि आप दाल बना रहे हो, जैसे आप अपने घर में दाल बना रहे हो, तो दाल किसी न किसी बर्तन में रखा होगा या दाल किसी न किसी कंटेनर में मम्मी ने स्टोर करके रखा होगा। तो जब आप उसे देखते हैं ध्यान से तो उसमें दाल के आपको कण दिखाई देते हैं कि इसमें रहर का दाल है, इसमें मूंग का दाल है, इसमें चना का दाल है, इसमें मसूर का दाल है, हर तरह के दाल आपको दिखाई दे देते हैं। ठीक है सर? तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण, यानी कि वो समांग नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब उसमें से आप निकालेंगे कहीं से भी, अगर उसमें से निकालेंगे तो एक अनिश्चित मात्रा में वो निकलेगा। हो सकता है रहर की मात्रा ज्यादा हो, मूंग की मात्रा कम हो, इस तरीका से आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब इसे दाल को आप जब पका देते हो, जब दाल को पका देते हो तो पकाने पर अब आपको पता नहीं चलता है कि किधर रहर का दाल गया, किधर हमारे मूंग के दाल गए, किधर मसूर का दाल गए, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। आप कहीं से भी निकाल लो पकाने के बाद, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। इसे ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जब दिखाई दे रहा हो तो समझो कि वो विसमांग है, और जब हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो समांग है। और भी एग्जांपल समझो, जैसे अगर आप, यदि आप नमक और चीनी को एक साथ मिक्स कर दो तो नमक के भी आपको कण दिखाई देंगे और चीनी के भी कण दिखाएंगे, तो ये विसमांग का उदाहरण हो गया। लेकिन जब इसे एक जल में हम घोल देते हैं तो आप अब ना तो चीनी की मात्रा देख सकते हैं ना तो नमक की मात्रा देख सकते हैं, बस आपको टेस्ट आएगा। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए सर, तो इतनी बातें आपको जाननी थी पदार्थ के बारे में, और यहीं से बच्चा हमारा उठकर आया है धातु और अधातु चैप्टर। यहीं से हमारा धातु और अधातु चैप्टर आया है उठकर। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो इतनी देर में हमने आपको समझाया पदार्थ क्या है, पदार्थ के वर्गीकरण किस तरीका से किए गए हैं, और कहाँ से हमारे धातु और अधातु चैप्टर बनकर आया है। इन सभी चीजों को हम लोगों ने अच्छे ढंग से कवर कर लिया। आगे बढ़ जाए, चलिए सर।
अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख कर लाए हैं, जो आपको यहाँ पर हमने समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चे श्योर ले लीजिए। चल आगे बढ़ते हैं। आप अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन है टॉपिक है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अब उसको पढ़ना हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स का क्या-क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में, यानी धातुओं के भौतिक गुण के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो आ जाइए, इसका अध्ययन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। चल, कहता है कि शुद्ध अवस्था में, अभी हमने कहा है कि तत्व जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है। किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या होता है सर? तत्व होता है। लेकिन तत्व जो हमें मिलते हैं बच्चा, वो डायरेक्ट हमें शुद्ध रूप से नहीं मिल जाता है। ये अयस्कों के फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। पदार्थ यानी कि तत्व जो हमें मिलता है वो हमें अयस्क के फॉर्म में मिलते हैं। यानी जब अयस्क कहने का मतलब है कि वो ऑक्साइड फॉर्म में होंगे, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। अन्य तरीका से ये धरातल पर मौजूद होता है, पृथ्वी के अंदर मौजूद होते हैं। और इन्हीं कार्बोनेट को, सल्फाइड को हम अलग करके शुद्धतम रूप से हम अवस्था निकाल लेते हैं तत्व की या धातुओं की। ठीक है सर? तो कह रहा है कि शुद्ध अवस्था में धातुओं में चमक होती है। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, वो पॉइंट है बच्चा कि धातु में चमक होता है। धातु में क्या होते हैं? चमक होते हैं। यानी कि धातु का गुण होता है कि वो चमकता है। यानी कि लस्ट्रस वाले इनके अंदर एक फीचर पाए जाते हैं कि वो चमकते हैं। जिस तरीका से आप क्रीम पाउडर लगा लेते हो, चमकते हो, उसी तरीका से धातु भी चमकते हैं। जैसे आप दूर से अगर देखेंगे तो कोई महिला अगर सोना पहनी हुई, सोने की आभूषण अगर पहनी हो तो दूर से चमकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोने का रिंग पहना हुआ, दूर से चमकता है। आप दूर कहीं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी चमकता है, स्टील भी चमकता है। तो धातु का ये फीचर होता है कि उसमें लस्ट्रस वाली गुण पाई जाती है, यानी कि उनमें चमकता हुआ एक गुण पाया जाता है। अर्थात तो उनकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। जैसे सर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में तांबा, चांदी, सोना, सोडियम, एल्युमिनियम, ईटीसी ये सभी के सभी धातु हैं। और धातुओं में ये सभी के सभी के अंदर चमक वाले गुण मौजूद होंगे। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो चांदी की सतह सफेद होती है। चांदी की जो सतह होती है बच्चा, वो सफेद होती है। तो हमें सफेद जैसा चमक दिखाई देता है। ये देखो सिल्वर है, सिल्वर में सफेद जैसा चमक आपको दिखाई देता है। सोना बच्चा पीला होता है तो हमें पीला जैसा उसे चमक दिखाई देता है। इसी तरीका से अगर हम कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, तो तांबे आपको लाल भूरे रंग का दिखाई देगा, लाल भूरे रंग का चमकता हुआ। आप कॉपर का वायर खरीद के लाएंगे, उसको छीलेंगे तो आपको लाल भूरे रंग का आपको दिखाई देगा सर। चांदी और सोने का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आभूषण बनाने में। क्यों करते हैं सर? क्योंकि एक तो ये महंगे भी होते हैं, इस वजह से करते हैं कि ये महंगे भी होते हैं, और साथ ही साथ बच्चा इसमें चमक होती है। इनकी सतह पर चमकता हुआ हमें चमक दिखाई देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि चांदी और सोने का हम लोग इस्तेमाल आभूषण बनाने में करते हैं। क्या ये बात क्लियर है कि चांदी और सोने का इस जो उपयोग है हम लोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं सर? क्या केवल सर महंगे होने के कारण? नहीं बच्चा, महंगा तो यूरेनियम भी होता है। एक यूरेनियम तत्व है, वो अधिक महंगे होते हैं। यानी कि इन सभी की तुलना में अगर देखा जाए तो काफी महंगा होता है। तो क्या सर उसके आभूषण बनाकर पहने ले? नहीं बच्चा, अगर उसका आभूषण आप बनाकर पहन लो तो तुरंत निपट जाओगे, क्योंकि उसके अंदर से अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन निकलता है। उसके अंदर से बहुत ही रेडिएशन निकलते हैं। इसका यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं परमाणु रिएक्टर बनाने में, यानी कि ऊर्जा घर बनाने में, और परमाणु बम बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम सबसे महंगा है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं ज्वेलरी के लिए। तो सर किस कारण से करेंगे? तो उसमें चमक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
चमक होनी चाहिए। अगर चमक है सर तो हम क्या करेंगे, इसका उपयोग आभूषण बनाने में करेंगे। कहता है कि क्योंकि इनकी सतह चमकदार होती है और नमी और वायुमंडलीय गैसों से ये खराब नहीं होते हैं। यानी कि सोने और चांदी की जो परतें होती हैं या सोने और चांदी जो की आभूषणें जो होती है वो जल्दी वायुमंडल से संपर्क करके खराब नहीं होते हैं। हाँ सर, थोड़े बहुत चांदी में आपने देखा होगा कि काले रंग का पड़ जाता है सर, उसमें चांदी का प्योर नहीं बनाया जाता है। प्योर चांदी का हम लोग आभूषण नहीं बनाते हैं, प्योर सोने का आभूषण नहीं बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हम मिलाते हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ मिक्स करते हैं और उन्हीं अशुद्धियों के कारण उनके परत पर थोड़े से काले रंग का परत जम जाता है, वो सल्फाइड का परत होता है, ऑक्साइड का परत होता है, कार्बोनेट का परत होता है सर। तो ये कह रहा है कि नमी और वायुमंडलीय गैसों से आसानी से ये खराब नहीं होता। आप समझ गए? क्योंकि ये सबसे लेस रिएक्टिव होता है। आपको हमने पढ़ाया भी, एक रिएक्टिविटी का हमने सीरीज भी आपको याद कराया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। इन सभी चीज़ों का हमने एक सीरीज आपको समझाया था प्रीवियस चैप्टर में भी। आपको याद होने चाहिए बच्चे, अगर याद नहीं होंगे तो आपके कंसेप्ट शायद अधूरे रह जाएँगे। ठीक है? और उसमें हमने आपको बताया था कि सोना जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, जल्दी वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो जल्दी खराब भी नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ये धातुओं की सबसे पहली भौतिक गुण थी कि उनमें चमक होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अधिकांश धातुओं की सतह लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर फीकी पड़ जाती है। वजह क्या है सर? क्योंकि इनके ऊपर सल्फाइड, इनके ऊपर वायु में जो गैस मौजूद होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड जैसे अयस्क जो गैसेज होती हैं, ये उनके ऊपर आकर परत बना देता है। इस वजह से ये खराब होने लग जाते हैं, इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक है सर? चलो, ये चीज़ हमने पहले भी समझाया। आभूषणों में सोने का उपयोग इसकी चमक के कारण होता है, जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सोने पर वायु की गैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोना पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उनमें तो अशुद्धियाँ मिलाई गई है सर। उनमें कॉपर की अशुद्धियाँ मिक्स की गई है सर, अशुद्धियाँ मिक्स की गई है, इस वजह से सोने काले पड़ जाते हैं, थोड़ी-सी फीकी पड़ जाती है उनकी चमक। दर्पण बनाने में चांदी का उपयोग किया जाता है। देखो, चांदी का अगर इस्तेमाल का हम बात करें तो चांदी का उपयोग बच्चा हम लोग दर्पण बनाने में, मिरर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मिरर तो शीशा का भी बनता है सर। यानी कि जो भी चमकता हुआ चीज़ है, आपके अपनी सहूलियत के अनुसार आप मिरर बना सकते हैं। आप थाली में भी देखो, थाली में भी आपको चेहरा सर दिखाई देगा। आजकल तो नया चलन भी आ गया है, महिलाएँ अपने हस्बैंड को, अपने पति को इस तरीक़ा से चलने में भी देखते हैं, जिसको हम करवा चौथ कहते हैं। पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो, तभी तुम्हारे मुख भी एक चलनी में देखे जाएँगे, नहीं तो फिर तो बच्चा बहुत दिक्कत होगा। ठीक है? तो कह रहा है कि दर्पण बनाने में चांदी का उपयोग इसकी चमकदार सतह के कारण होता है, क्योंकि ये अच्छा होता है प्रकाश के परावर्तन के लिए। प्रकाश का ये पूरा का पूरा परावर्तन कर देता है। तो ये देखो, एल्युमिनियम का मिरर है, ये सिल्वर का मिरर है। इन दोनों का अगर कंपैरिज़न किया जाए, इन दोनों की अगर तुलना की जाए, तो इन दोनों में एल्युमिनियम कम चमकीला है, सिल्वर की तुलना में। सिल्वर ज़्यादा चमक रहे हैं, तो हम सिल्वर के मिरर बना सकते हैं सर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है, कहता है कि धातुएँ सामान्यतः कठोर होते हैं। धातु जो होते हैं वो सामान्य रूप से कठोर होता है बच्चा। देखो, जब भी सामान्य रूप से कहा जाए, सामान्यता कहा जाए, साधारणता कहा जाए, जनरली कहा जाए, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ है, काला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपवाद होंगे, कुछ ऐसे भी चीज़ होंगे, कुछ ऐसे भी धातु होंगे जो इनके विपरीत गुण रखते होंगे। यानी इनका विपरीत गुण रखता होगा। जैसे हम कहते हैं कि बाप का बिल्कुल बिल्कुल उल्टा गया है बेटा। बाप और बेटे में देखा जाए तो कोई मैच नहीं कर रहा है। यानी बाप का गुण अलग है तो बेटा का गुण अलग होता है। बाप अगर पियक्कड़ है तो बेटा पूरी तरीक़ा से सीधा है, और बाप अगर सीधा है तो बेटा पूरी तरीक़े से पियक्कड़ है। तो गाँव भर में ऐसे कहे जाते हैं कि बाप का बिल्कुल उल्टा गया है। यानी कि एक का जस्ट उल्टा हो जाए तो हम इसे कहते हैं अपवाद। ठीक है? तो कह रहा है कि धातुएँ जो होती है सामान्यतः कठोर होती है।
यानी कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे धातु होंगे बच्चे जो सॉफ्ट भी होंगे। क्या होंगे? सॉफ्ट भी होंगे, ठीक है? तो चलो पहले इसको समझते हैं। उनकी कठोरता एक धातु से दूसरी धातु में भिन्न होती है, यानी कि हर मेटल का अपना-अपना एक हार्डनेस होता है, अपना-अपना एक कठोरपन होता है, यानी कि हर धातु का अपना एक कठोरता होगा। जैसे सोने का अलग कठोरता होगा, चांदी का अलग कठोरता होगा, एल्युमिनियम का अलग कठोरता होगा, लोहे का अलग कठोरता होगा। तो इस तरीक़ा से हर धातु का एक जैसा कठोरपन नहीं हो सकता, एक जैसा हार्डनेस नहीं हो सकता है। हर धातु का हार्डनेस अलग-अलग होता है, इसी को हम कहते हैं कि एक दूसरे से भिन्न होता है उनके हार्डनेस। उदाहरण के लिए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। लोहा का अलग होगा हार्डनेस, एल्युमिनियम का हार्डनेस अलग होगा, तांबे का हार्डनेस अलग होगा। इसी वजह से आपने देखे होंगे सबसे कठोर में अगर देखा जाए, इन तीनों की अगर हम तुलना करें, तो इन तीनों में सबसे अधिक जो कठोर है, वो बच्चा लोहा होगा। इसी वजह से हम लोहा का बड़ा-बड़ा उपयोग करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर मशीनरीज़ बनाने में, बड़े-बड़े गाड़ियाँ बनाने में, रेल की पटरियाँ बनाने में, बड़े-बड़े पुल बनाने में, इन सभी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं लोहा का, ठीक है? एल्युमिनियम का सर एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं सर। किसमें सर? एरोप्लेन बनाने में। क्या बात करते हैं सर! एरोप्लेन एल्युमिनियम का बना होता है? जी बच्चे, एल्युमिनियम का बना होता है हमारा एरोप्लेन। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एल्युमिनियम ही होता है, लेकिन एल्युमिनियम का ही ज़्यादातर इसके बने होते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि बहुत कठोर होते हैं और इसलिए इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। क्या आप लोहे को चाकू से काट सकते हैं? आपको अगर इतना मोटा अगर रॉड दे दिया जाए और कहा जाए कि लो ये चाकू भर दिन में काट दो, तो आप कहोगे प्रभु आप ले जाओ, हमें ड्यूटी नहीं करना है, ये कटने वाला चाकू से नहीं है, इसके लिए हमें एक अलग सा कटर मशीन चाहिए, या तो रिक्शा ब्लेड दे दीजिए, या तो सर छेनी हथौड़ी दे दीजिए, उससे काट देंगे बट सर चाकू से तो नहीं कटने वाला है, ठीक है? तो जो धातुएँ कठोर होती है, उन्हें हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। लेकिन बच्चा अभी हमने कहा है कि अगर सामान्यता आया है, साधारणता आया है, तो इसका मतलब है कि कुछ अपवाद भी आएँगे। अपवाद में सर जब हम बात करते हैं अल्कली मेटल का, जब हम बात करते हैं अल्कली मेटल की बात करते हैं, अल्कली मेटल्स कहने का मतलब है कि जब हम क्षार धातु की बात करते हैं, तो क्षार धातु हम किसे कहते हैं बच्चा? ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे, ये अलग सा आपका एक चैप्टर है, उसमें आपको ग्रुप नंबर एक 1 आएगा, यानी कि कॉलम नंबर एक स्तंभ आपको 1 आएगा, उसको हम कहते हैं क्षार धातु। इस क्षार धातु के जो मेटल्स हैं, जैसे सर लिथियम, लिथियम हो गया सर, सोडियम हो गया सर, पोटेशियम हो गया सर, तो ये सभी के सभी सीज़ियम हो गए, फ्रांसियम हो गए, तो ये सभी के सभी जो धातु हैं, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जैसे सर अगर देखा जाए तो कोई लड़की क्या होती है? विभिन्न तरह की लड़की हैं, सब एक ही जैसा लड़की ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई किसी को देखकर जल्दी भावुक हो जाती है, तो कोई किसी को देखकर किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो कहते हैं कि कितना कठोर है, कितना निर्दयी लड़की है, जो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और एक क्या है, जो सॉफ्ट न है, जो स्वभाव के पूरी तरीक़ा से मुलायम है, सॉफ्ट नेचर का है, तो वो जल्दी किसी को देखकर भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है सर। तो उसे कहते हैं कि कितना मासूम है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये मासूम की श्रेणी में आता है, जो ग्रुप नंबर 1 है, जो क्षार अल्कली मेटल है, ये ग्रुप नंबर 1 का जितने सारे मेटल हैं, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चे? सॉफ्ट नेचर के हैं, यानी कि ये मुलायम होते हैं। तो ये अपवाद में कह रहा है कि हालाँकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात की जा रही है। हालाँकि और है, सीज़ियम भी है, फ्रांसियम भी है। तो ये सभी के सभी जैसी जो धातुएँ हैं, ये काफ़ी नरम होती है। क्या होते हैं? नरम होते हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सर। तो ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है?
अब ये ऑप्शन किसी भी तरीका से किसी भी तरह से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एल्युमिनियम है, स्टील है, लोहा है, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े उपकरणों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, रेल की पटरियाँ, इन सभी चीज़ों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं सर। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि धातुएं सामान्यता। अब सामान्यता आया, इसका मतलब कि इसका विपरीत भी कुछ ना कुछ अपवाद आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो कह रहा है कि धातुएं सामान्यता आघात वर्धीय होता है। आघात वर्धीय कहने का मतलब है कि मैलिएबल है। सर मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल का मतलब है कि जिसको आप पीट-पीट कर एक चादर का फॉर्म दे सकते हैं, एक सीट का फॉर्म दे सकते हैं, एक सीट का रूप दे सकते हैं आप, तो उसी को हम कहते हैं आघात वर्ध। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है आघात वर्ध। आघात में घात छिपा हुआ है और घात का मतलब क्या होता है, चोट पहुँचाना। जैसे अभी तुम्हारी जिस उम्र में हो बच्चे, उस उम्र में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अवश्य होगी, किसी न किसी के पीछे तो अवश्य होगा। तुम जिससे प्रेम कर रहे हो, पता चलेगा कि उसका प्रेम तुम्हारे साथ भी है और किसी और के साथ भी है और किसी और के साथ भी है, यानी कइयों के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। ऐसा आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसे हो सकते हैं और होंगे भी, ठीक है? तो होता क्या है कि जब वो आपको छोड़ देती हैं, जब आपसे ब्रेकअप कर लेती है, तो आप कहते हैं कि हमें धोखा दे दिया, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। क्या हुआ? विश्वासघात हुआ है। यानी कि भरोसा था और घात का मतलब हुआ चोट, यानी कि विश्वास पर, हमारे विश्वास पर क्या चला दिया? चोट कर दिया। तो उसी को हम कहते हैं विश्वासघात। तो यहाँ कह रहा आघात वर्ध है, यानी कि यहाँ पर चोट कर करके उसे किस रूप का दिया जा सकता है? एक चादर का रूप दिया जा सकता है, एक फॉयल का रूप दिया जा सकता है, उसका पन्नी बनाया जा सकता है सर। तो इसी को हम कहते हैं आघात वर्ध है। चलो सर, अर्थात उन्हें बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है सर? पतली चादर का निर्माण किया जा सकता है सर। तो ऐसे धातु क्या होते हैं सर? आघातवर्धीय होते हैं। हालाँकि सभी धातुएँ समान रूप से आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। अब कैसे हो सकता है सर? जब हर धातु का अलग-अलग हार्डनेस है, तो उसका अलग-अलग सर मैलिएबिलिटी भी होगा, यानी अलग-अलग आघातवर्धनीयता भी होगा सर। ठीक है? यानी कि कुछ धातुएँ दूसरे की तुलना में ज़्यादा आघातवर्धनीय होंगे, तो कुछ उसकी तुलना में कम आघातवर्धनीय होंगे। मतलब क्या है सर? जैसे देखो, अभी हमने लोहा, एल्युमिनियम और तांबे की बात की है। लोहा ज़्यादा आघातवर्धीय होता है, इसी वजह से इसका हम बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बड़े-बड़े पुल बना लेते हैं, बड़े-बड़े मशीनरीज़ बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये चोट को सहन कर सकता है, दबाव को सहन कर सकता है सर, और ज़्यादा करता है। लेकिन वही जब एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम का आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन होगा, आप ट्राई कर लेना। एल्युमिनियम का एक बर्तन होगा और साथ ही साथ एक स्टील का भी बर्तन होगा। लोहे के बर्तन पर 2 हथौड़ी मारना है, 1 हथौड़ी मारोगे, बर्तन पूरी तरीक़ा से पिचक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़-लाँगर सब हो जाएगा। लेकिन जब स्टील पर पीटोगे तो उसपे शायद फ़र्क ही ना पड़े। बात समझ रहे हो? तो इस तरीक़ा से इसका मैलिबिलिटी भी अलग-अलग होता है बच्चा। चलो आगे बढ़ जाएँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है उदाहरण के लिए सोना और चाँदी। सोना और चाँदी जो है, वो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातुओं की श्रेणी में आता है। यानी सोना और चाँदी जो है, वो सबसे अधिक आघातवर्धीय होते हैं। सबसे अधिक आघातवर्धीय कहने का मतलब सर, इसको जब आप चोट करोगे, हथौड़ी से पीटोगे, तो बच्चा ये जल्दी टूटता नहीं है। ये जल्दी टूटता नहीं है और नहीं टूटने के कारण इसके बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है। बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम, तांबा और लोहा भी अत्यधिक आघातवर्धीय धातु है। इन सभी धातुओं को हथौड़े से पीट-पीट कर बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती है, जिसे हम फ़ॉइल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सर? पन्नी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ़ॉइल बना हुआ है, यहाँ भी फ़ॉइल यहाँ भी है। ये गोल्ड का फ़ॉइल बना हुआ है। आप देखते होंगे कि किसी-किसी का शायद आपने नहीं देखा होगा। होता यूँ है
कि किसी का अगर शादी है और ज़्यादा अमीर है तो शादी पर क्या शादी के जो कार्ड छपते हैं उस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। सोने की परत चढ़ा देती है, एक पन्नी चढ़ाया जाता है तो काफ़ी महँगे होते हैं वो कार्ड, ठीक। ये देखो एल्युमिनियम का फ़ॉइल है, सिल्वर का फ़ॉइल है, ये देखो स्टील का यानी कि लोहे का फ़ॉइल है, लोहे का चदरा बनता है बच्चा, उसी से तो दरवाजे आपके बने हुए हैं, उसी से दरवाजे भी आपके बने हुए हैं, खिड़कियाँ भी बनी होती हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आपके घर में जो पेटी, बक्सा इन सभी चीज़ होंगे, वो भी किसके बने होते हैं? फ़ॉइल के बने होते हैं। घर छाने के लिए जो करकट बना होता है, घर छाने के लिए जो करकट बने होते हैं, वो करकट भी किसके होते हैं? लोहे के फ़ॉइल का होता है। बात समझ गए? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इन धातु सीटों और पन्नियों के कई उपयोग हैं, यानी इन जो फ़ॉइल बनाया गया है, इस फ़ॉइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहला तो है कि चांदी का जो फ़ॉइल होता है, उसको मिठाई को सजाने में करते हैं। मिठाई को सजाने में यहाँ पर देखो, ये मिठाई है, काजू कतली इसे कहते हैं। इस मिठाई का नाम क्या है सर? काजू कतली है, काफ़ी महँगे होते हैं, ये लगभग 800-900 रुपए केजी मिलते हैं। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर में आपको पतली सी थीन दिखाई दे रही है, पतली सी एक चादर दिखाई दे रही है, एक पन्नी दिखाई दे रहा है, वो पन्नी सिल्वर का ही है, वो पन्नी सिल्वर का ही है। तो सिल्वर पन्नी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं सर? अट्रैक्टिव दिखने के लिए, यानी ज़्यादा वो आकर्षक दिखाई दे इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि इसके महँगे होने से कोई मतलब है नहीं। काजू के कारण ही महँगा होता है, चाँदी के कारण महँगा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग हम दवाइयों में करते हैं, सिगरेट में करते हैं, खाद्य पदार्थों जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट इन सभी चीज़ों के पैकेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल सर करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, ये आपका डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क का जो आप देख रहे हैं कवर है, ये कवर बना हुआ है एल्युमिनियम फॉइल का सर। इसी तरीक़ा से ये सिगरेट का जो अंदर का जो फ़ॉइल होता है, वो भी किसका बना होता है सर? बना होता है एल्युमिनियम का। इसी तरीक़ा से अगर बिस्किट का आप कवर देखें, तो ये भी किसका बना हुआ है? एल्युमिनियम फ़ॉइल का बना हुआ है। हालाँकि मिठाई पर भी एल्युमिनियम का फ़ॉइल आप अपने गाँव घर में देखते होंगे कि छेना के ऊपर एक चमकता हुआ पतली-सी शीट दिखाई देती होगी। वो शीट क्या है? तो एल्युमिनियम का फ़ॉइल है, पन्नी है। तो सर उसे खाने में नुकसान करे? नहीं नुकसान करता है। वो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि उसको खाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चा कि एल्युमिनियम का तार ले लेना और चबाने लग जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? चलो सर। तो एल्युमिनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? दवाइयों के पैकेजिंग में दवाई आप देखे होंगे दवाई जो होता है, दवाई का जो कवर होता है, ठीक है? जिसमें कैप्सूल वग़ैरह पैक्ड होते हैं, ठीक है? वो भी बना होता है किसका सर? एल्युमिनियम का बना होता है। तो दवाइयाँ, सिगरेट, खाद्य पदार्थों जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट आदि को लपेटने के लिए किया जाता है। दूध की बोतलों के ढक्कन में भी एल्युमिनियम फ़ॉइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे है लोहे, तांबे, एल्युमिनियम आदि की चादरों का उपयोग बर्तन, कंटेनर और ऑटोमोबाइल की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है सर। इन सभी चीज़ों का हमने आपको बारीकी से पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है कहता है कि धातुएँ सामान्यतः तन्य होते हैं। तन्य कहने का मतलब है कि उनमें डक्टिलिटी ज़्यादा होता है बच्चा। डक्टिलिटी कहने का क्या मतलब है सर? यानी उसको खींच-खींच कर लंबा कर सकते हैं। यानी कि अगर खींचा जाए तो वो टूटेगा नहीं, बिना टूटे हुए उसके लंबे फॉर्म दिए जा सकते हैं, यानी कि लंबा एक शेप दिया जा सकता है सर, इसी को हम कहते हैं कि डक्टिलिटी है, तन्य है। अर्थात उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है सर। धातु के इसी गुण को हम कहते हैं कि तन्यता है। जो जितना ज़्यादा खींचकर लंबा होगा, उसका डक्टिलिटी उतना ही अधिक होगा। बात क्लियर है? तो आघात वर्धनीय की तरह सभी धातुएं समान रूप से तन्य भी नहीं होगा। ना तो एक जैसा हार्डनेस होगा, ना तो एक जैसा मैलिएबिलिटी होगा और ना ही एक जैसा बच्चा डक्टिलिटी होगा। सभी अलग-अलग धातु के अलग-अलग डक्टिलिटी भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सोना, चांदी जो होता है, ये सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी वाले मेटल की श्रेणी में आते हैं। यानी इनका तन्यता जो होता है वो काफ़ी अधिक होते हैं। अगर हम 1 ग्राम सोने को ले लें, तो 1 ग्राम सोने को पीट-पीट कर इसको खींच-खींच कर लंबा
हम लगभग 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने को हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबे वायर तक बना सकते हैं। इस वजह से सबसे अधिक जो तन्ने वाला धातु है वो बच्चा सोना होता है। बात समझे? तो कह रहा है 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार में खींचा जा सकता है। वास्तव में धातुएं द्वारा प्रदर्शित आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण के कारण ही उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। इस पॉइंट को नोट करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम किसी भी मेटल का स्वरूप बदलते हैं, किसी भी मेटल का हम रूप किसी अन्य रूप में चेंज करते हैं, तो उसमें उसके डक्टिलिटी के कारण और मेलेबिलिटी के कारण यानी कि आघात वर्धनीयता के कारण और साथ ही साथ उसके तन्यता के गुण होने के कारण ही उसे हम अलग-अलग रूप में बना सकते हैं, अलग-अलग उसे हम फॉर्म दे सकते हैं। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण के कारण ही उन्हें उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है और इसी वजह से हम ज्वेलरी बना लेते हैं, कॉपर का वायर बना लेते हैं। किसके वजह से? क्योंकि ये जल्दी ना तो टूटेगा, इसको हम खींचकर लंबा भी कर सकते हैं और इसका सीट भी बना सकते हैं। तो कॉपर का वायर बनाया, आप कॉपर का वायर देखते हैं। इसी तरीक़ा से सिल्वर का ये ज्वेलरी बना हुआ है, इसको अलग-अलग फॉर्म देकर हम ज्वेलरी बना लेते हैं। पायल में आपने देखा होगा कि जो लड़कियाँ पायल पहनती हैं, कभी ध्यान से देखना लड़कियों में की जो पायल है, आपके घर में माँ-बहन जो हैं, वो पायल पहनती हैं। तो उस पायल को देखेंगे काफ़ी बारीकियों से उसमें डिज़ाइन बने होते हैं। किसके वजह से सर? इसी मैलेबिलिटी के कारण और डक्टिलिटी के कारण ही। सोने के भी आभूषण बने होते हैं, चैन पहनते हो, वो भी किसके कारण है? इन्हीं गुणों के कारण है बच्चे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुएँ ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। धातु जो होता है ऊष्मा का बच्चा अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का अच्छा चालक होने का क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि जितना ऊष्मा रहेगा वो सारा का सारा ऊष्मा को ट्रांसफर कर देगा। यानी जल्दी ये गर्म भी होते हैं तो जल्दी ये ठंडी भी हो जाते हैं, इसका मतलब ये है। सर ऊष्मा का सुचालक है तो ये क्यों होता है सर? देखो, मेटल जो होते हैं अगर हम मेटल की बात करें तो ये हमने कोई मेटल लिया है। एक मेटल जो है अगर हम 1 ग्राम मेटल की बात करें या 1 चुटकी अगर हम मेटल ले लें, तो उसमें उस मेटल के बहुत सारे एटम मौजूद होंगे, बहुत सारे एटम मौजूद होंगे बच्चे और ये एटम जो होता है वो बहुत ही पास-पास होता है यानी कि क्लोज़ली पैक्ड होता है। बिल्कुल एकदम एक-दूसरे से चिपके हुए होते हैं और जब उसमें हीट दिया जाता है, तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वो वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेट करते-करते ये अपने ग्रहण किए हुए हीट को अगले एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। अगले एटम को ट्रांसफर कर देते हैं और इसी तरीक़ा से हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो सर ये क्लोज़ जो पैक्ड है, इसे हम क्या कहेंगे सर? इसे हम कहेंगे सर घनत्व। इसे हम कहेंगे सर घनत्व। यानी कि मेटल बहुत ही अधिक घना होता है। घनत्व का मतलब है कि अधिक घना, यानी काफ़ी उसके क्लोज़ होंगे उसके एटम्स। अगर किसी भी एटम का घनत्व अगर अधिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी भी एटम का अगर घनत्व घनत्व को हम डेंसिटी कहते हैं। घनत्व जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम का मतलब है बच्चा वॉल्यूम का मतलब है आयतन। यानी कि जो जितना घना होगा वो उतना ही उसका वॉल्यूम कम होगा। यानी कि जब घनत्व बढ़ते हैं तो वॉल्यूम घटता है, जब घनत्व बढ़ते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है और जब घनत्व घटता है तो वॉल्यूम बच्चा बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेटल के जो घनत्व होते हैं वो बहुत ही उच्च होता है
अधिक घना होता है, उसके घनत्व काफ़ी अधिक होते हैं। इस वजह से इनके अंदर से ऊष्मा का संचालन हो पाता है। जब घना होगा तो इसके एटम बहुत ही पास-पास होंगे और जब एटम पास-पास होगा तो हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर? चलो, इनका गलनांक भी उच्च होगा। गलनांक कहने का मतलब है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चा, वो मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी उच्च होते हैं, यानी ये आसानी से गलते नहीं हैं। अगर आसानी से गल जाते तो हम मेटल का अपने लिए बर्तन नहीं बनाते। इस मेटल का हम बड़े पैमाने पर यूज़ नहीं कर पाते। बड़े-बड़े इंडस्ट्री में आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट बनाने में करते हैं, रेल की पटरियाँ बनाने में करते हैं, बड़े-बड़े पुल बनाने में करते हैं, बड़े-बड़े स्टीमर बनाने में करते हैं सर। किस कारण से? इन्हीं उच्च गलनांक के कारण। अगर उच्च गलनांक है इसका मतलब ये जल्दी से पिघलेगा नहीं, जल्दी से गलेगा नहीं। ठीक है? तो कह रहा है कि एक मोटा तांबा और एल्युमिनियम का तार लो, इसे क्लैंप स्टैंड में क्षैतिज रूप से जकड़ दें यानी बांध दें और फिर इस तार को मुक्त सिरे पर मोम की सहायता से एक पिन लगाएं। ये बच्चा एक्सपेरिमेंट है, आप कर लेना। ये एक्सपेरिमेंट हमने दिखा दिया। ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर लगा दिया। हम अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी ठंडी के मौसम आए, ठंडी क्या है, कभी भी आप कर लेना। आप आग जला लेना, आग जला लेना और एक लोहे की रॉड ले लेना या किसी तरह का कोई मेटल का रॉड ले लेना या मेटल का वायर ले लेना और उसको क्या करना कि एक सिरे पर गरम करना है। जो ये एक सिरा है, इस एक सिरे को गरम करना। ये यहाँ गरम होते होते ये धीरे-धीरे हीट को ट्रांसफर करेगा। एक शुरुआत वाला जो एटम होगा, अपने पास वाले एटम को ट्रांसफर करेगा हीट, फिर अपने वो एटम है जो अपने पास वाले एटम को ट्रांसफर करेगा। इसी तरीका से एटम में वाइब्रेशन शुरू होगा और वाइब्रेट करते हुए जो होंगे हीट बच्चा बस लहरियाँ कट मारते हुए हमारे तक पहुँच जाएगा और हाथ की जैसे ही मांसपेशियों में ये आएगा, तो हमें हीट का एहसास हो जाएगा। आगे बढ़ें? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है और उसके बाद तांबा होता है और फिर एल्युमिनियम होते हैं। हालाँकि एल्युमिनियम के पहले गोल्ड होता है। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाने में से एक है कि सबसे अधिक सुचालक कौन है ऊष्मा का? तो सिल्वर होता है और सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी का भी चालक बच्चा सिल्वर ही है। ये आगे आएगा, आगे समझाएँगे। तो सिल्वर सबसे ज़्यादा ऊष्मा का ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद कॉपर करता है और उसके बाद गोल्ड का आता है नंबर और तब जाकर एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो ये सीरीज़ आप याद रखेंगे, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना बच्चा कि हम जो आपको मेटल के जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे हैं, जितनी आपको हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, जितनी आपको आराम-आराम से पढ़ा रहे हैं, नॉन मेटल में इतना हम समय नहीं लगाएँगे क्योंकि मेटल का जस्ट उल्टा होता है नॉन मेटल में। मेटल के जस्ट उल्टा होता है नॉन मेटल में। ठीक है? चलो, तो कह रहा है कि यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन और पानी के बॉयलर आम तौर पर तांबे या एल्युमिनियम से बने होते हैं क्योंकि चांदी तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं बच्चे, महंगे होते हैं। अगर महंगा है तो देखो, महंगा होने के कारण हम इसका ना तो वायर में इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल आभूषण में कर रहे हैं, अन्य किसी चीज में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बर्तन अगर बनाएंगे, चोर पता चलेगा कि एल्युमिनियम का इसके घर में चांदी का बर्तन है, सोना का बर्तन है, सारा का सारा आएगा, भिड़ाएगा और भिड़ा कर लेकर चला जाएगा। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होते हैं सर, ठीक है? और उतने तो हम अंबानी के खानदान के हैं नहीं। अंबानी के, अडानी के खानदान के तो हैं नहीं, जो सिल्वर के बर्तन में खाएँगे, गोल्ड के बर्तन में खाएँगे। अरे जो मिला पत्तल में मिला, पत्तल में भी खा लेंगे। जहाँ मिला वहीं पर खा लेंगे, ठीक है? चलो सर, तो कहता है कि धातुओं में सीसा सीसा जो होता है बच्चा, वो ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। हमने कहा है कि कुछ अपवाद भी आपको चलते रहेंगे। सबसे अच्छा चालक चांदी है, तो सबसे बेकार चालक कौन है? सीसा है और सीसा के बाद नंबर आता है पारा का। सीसा के बाद आता है बच्चा पारा का नंबर, यानी कि सबसे बेकार जो चालक है ऊष्मा का, वो है आपका
कहेंगे सीसा, और सीसा के बाद नंबर आता है पारा का। सीसा के बाद नंबर आता है पारा का, तो इस बार इस पॉइंट को भी आप अच्छे ढंग से नोट कर लें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। धातु जो होता है वो मेटल का अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बच्चा? अच्छा चालक होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि धातु में बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ही इससे विद्युत का प्रवाह हो जाता है। देखो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया, एसिड बेस एंड साल्ट में भी, कि आयन के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रिक दो ही कारण से बह सकते हैं, एक तो आयंस के कारण और एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो यहाँ पर जो धातु है, धातु में आयंस नहीं है, धातु में आयंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ही ये धातु से क्या होते हैं सर? विद्युत का संचालन हो पाता है। विद्युत का संचालन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होते हैं। अब इसका एक प्रयोग है, आप प्रयोग कर लेना। करना क्या है कि आप एक बैटरी लेना, आप इस तरीका का बैटरी लेना, ठीक है। ये बैटरी हो गया सर, 6 वोल्ट का बैटरी ले लेना, 6 वोल्ट का बैटरी ले लेना, और एक बल्ब ले लेना, एक बल्ब ले लेना, ठीक है। इस बल्ब को ऐसे बैटरी से कनेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे तो बीच में एक जगह आपको लोहे का या किसी भी अन्य मेटल को लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक अन्य मेटल की वायर जोड़ देते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब तभी जलेगा जब इसमें सर्किट कंप्लीट होगा, जब इसका परिपथ पूरी तरीका से कंप्लीट होगा तभी जाकर ये बल्ब जलेगा। देखो अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास करो ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मेटल का रॉड लगाया, जैसे ही हमने मेटल लगाया तो मेटल ने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सर्किट सर कैसे कंप्लीट हुआ? इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ? इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण सर्किट कंप्लीट हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन्स के कारण सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब जलना प्रारंभ कर दिया, बल्ब जलना प्रारंभ कर दिया। तो यही यहाँ पर आपको समझाया गया है इस चीज को, ठीक है सर। चल यहाँ पर देखो इसी तरीका से ये बल्ब है, यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखो बच्चा एक चम्मच लगाया गया है। क्या लगाया है? चम्मच लगाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विद्युत का चालन या विद्युत धारा का प्रवाह धातु के उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। देखो यहाँ पर आ गया, किसके कारण होता है सर? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विभिन्न धातुएं अलग अलग सीमा तक विद्युत का संचालन करता है, यानी कि देखो हर धातु का अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एक जैसा किसी भी धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगा। अगर एक जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया तो फिर तो अंतर ही नहीं कर पाएंगे सर, है या नहीं है? चलो सर, कहता है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का क्या है? चांदी है। और सबसे अच्छा सुचालक उष्मा का भी कौन है? तो चांदी ही है सर। जबकि सबसे बेकार विद्युत का सुचालक पारा होता है। सबसे बेकार विद्युत का सुचालक पारा होता है। पारा जो है सबसे पुअरेस्ट कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए अत्यधिक, यानी कि बहुत ही अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जिस चीज में प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है जिसमें अवरोध हो जाए। प्रतिरोध का मतलब है अवरोध, यानी जिसमें बाधा उत्पन्न हो। बाधा उत्पन्न होगा तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में अगर कोई दोस्त आकर बाधा बन जाए आपसे बात करने, तो आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सर। तो यहाँ पे पारा में
अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण इससे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रवाहित होते हैं, न के बराबर प्रवाहित होते हैं। चलो सर, तांबा और एल्युमिनियम जो है चांदी और सोने की तुलना में सस्ते होने के कारण बिजली के तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जो भी महंगे होंगे उसका इस्तेमाल तो हम सर तार बनाने में नहीं कर सकते हैं। पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो आकर वायर को लगा कर गया, पता चलेगा कि रात में जो चोर चिपके हैं वो पूरी तरीक़ा से उसको काट कर लेकर अपने घर चला गया। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम तांबे और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने में। कह रहा है विभिन्न धातुओं की विद्युत चालकता का क्रम है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है कि सबसे अधिक जो चालक होता है वो चांदी होता है। चांदी के बाद आप देख रहे हैं कि चांदी के बाद हमारा तांबा होता है। तांबा के बाद ही हमारा सोना का आता है नंबर। अधिकांश बच्चे चांदी के बाद सोना, क्योंकि सोना चांदी मुंह पर है। सोना चांदी जो है वो पूरी तरीके से जुबान पर है चढ़ा हुआ, इस वजह से सोना चांदी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि चांदी के बाद आता है तांबा का नंबर, और तांबा के बाद आता है गोल्ड का नंबर, और गोल्ड के बाद आता है एल्युमिनियम का नंबर, एल्युमिनियम के बाद आता है टंगस्टन, और टंगस्टन के बाद आता है बच्चा पारा का नंबर। तो ये 5 जो आपको 6 जो क्रम है, ठीक है? ये 6 क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी का किसका है? तो सिल्वर का है। सिल्वर के बाद सर कॉपर का है, कॉपर के बाद गोल्ड का है, गोल्ड के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद सर टंगस्टन है, और टंगस्टन के बाद आता है बच्चा पारा का नंबर। चलिए सर, तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर फिगर भी आपको लगा कर लाया है। लोहा और पारा जैसी धातुएं विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बहुत ही अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पारा और जो लोहा है वो अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, इस वजह से आपने देखा होगा कि लोहा का हम इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं बनाते हैं। लोहा का इलेक्ट्रिसिटी वायर हम नहीं बनाते हैं। बात समझ गए? और अपने घरों के जो वायरिंग है, अपने घरों का जो बिजली का जो वायरिंग बना हुआ है, उसमें हम लोग कॉपर के तार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर के तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है एल्युमिनियम की तुलना में। किसकी तुलना में? एल्युमिनियम की तुलना में। तो एल्युमिनियम का जब हम वायर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी खराब होने का चांसेस रहता है, लेकिन तांबा इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं सर। चलो, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि धातुएं ध्वनि युक्त होते हैं। ध्वनि युक्त कहने का मतलब है कि इनमें सोनरस वाले गुण पाए जाती हैं, यानी कि जब हम इसको कोई ठोस से चीज से पीटेंगे तो पीटने पर एक आवाज उत्पन्न होगा, तो इसी को हम कहते हैं सोनरस है, यानी कि ध्वनि युक्त होता है। और इसी कारण से हम लोग स्कूल में घंटी बजाने के लिए किसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और इसी कारण से मंदिरों में भी घंटे लगाए रहते हैं। वो किसका होता है सर? मेटल का, कॉपर का होता है सर। तो ये देखो बना हुआ है ये घंटे, ये घंटा क्या करेगा? जब बजेगा तो आवाज उत्पन्न करेगा। चलो सर, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, ये पहले भी हमने आपको समझाया। क्यों अधिक होता है सर? क्योंकि इनके एटम बहुत ही पास-पास होते हैं, यानी क्लोज़ली पैक्ड होता है। तो धातुओं का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा सर। ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि धातुओं के परमाणु एक दूसरे से सटे होते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम का दिया गया है, एल्युमिनियम मेटल है, तो हम अगर छोटा-सा एक कण भी लेंगे, उसमें हज़ारों एटम मौजूद होंगे और पूरी तरीक़ा से पैक्ड होगा, एक दूसरे से सटे हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्षार धातुओं का घनत्व समूह में नीचे जाने पर, अभी-अभी हमने पढ़ाया कि जो अल्कली मेटल होता है, जो ग्रुप नंबर 1 होता है, उस ग्रुप नंबर 1 में जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं, तो उसका डेंसिटी बढ़ता जाता है, उसका डेंसिटी बढ़ता जाता है। लेकिन एक अपवाद भी है बच्चा, कि सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम का जो डेंसिटी होता है वो सोडियम से कम होता है। पोटेशियम का जो डेंसिटी होता है वो सोडियम से कम होता है, ये एक अपवाद है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम होता है, ये एक अपवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें उच्च तन्यता शक्ति होता है। उच्च तन्यता शक्ति कहने का मतलब क्या है सर? उच्च तन्य शक्ति कहने का मतलब है कि ये लोड को अधिक सहन कर सकते हैं, यानी धातु जो होता है वो अधिक लोड को वहन कर सकता है। इसी वजह से बड़े-बड़े मालगाड़ियाँ लोहे वगैरह लोहे के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। बड़े-बड़े जो ट्रेन बने हैं वो भी मेटल्स का बना हुआ है।
रेलगाड़ी की जो पटरियाँ हैं, वो भी किसके बने हैं सर? वो भी मेटल्स के ही बने हैं। बड़े-बड़े जो शिप बने हुए हैं, वो भी किसके हैं सर? मेटल्स के हैं। क्यों हैं सर? क्योंकि इनका जो लोड वहन करने की क्षमता है, वो काफ़ी उच्च होता है। क्या होते हैं? काफ़ी उच्च होते हैं। यानी टूटने से पहले ये भार का वहन करने की क्षमता इनमें होता है। इसी गुण के कारण लोहे का उपयोग पुल बनाने में, इमारत बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, गार्डर बनाने में, वाहन मशीनरी आदि के निर्माण में हम करते हैं। लोहा जो है अधिक वहन को सहन कर सकता है। लोहा जो है अधिक वहन कर सकता है लोड को। इस वजह से ही इसका इस्तेमाल बड़े-बड़े पुल बनाने में, बड़े-बड़े इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि धातु एक कमरे के तापमान पर ठोस होता है। धातु जो है कमरे के तापमान पर बच्चा क्या होता है? ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है? चलो किसको? तो पारा को छोड़कर। पारा जो है बच्चा वो तरल अवस्था में पाया जाता है तो धातु है। धातु धातु क्या होता है? कठोर होता है, आघातवर्ध होता है, तन्य होता है और सर उसका घनत्व भी अधिक होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, पारा का जो घनत्व होता है वो सोना से भी अधिक होता है। पारा का घनत्व सोना से भी अधिक होता है, चांदी से भी अधिक होता है, लोहा से भी अधिक होता है सर। क्या बात करते हो सर? इस पारा का तो सर इस्तेमाल हम लोग अपने थर्मामीटर में करते हैं सर, भारी तो नहीं लगता। अरे बच्चे ऐसे नहीं मापते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी को मापते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम आप लेते हो, 1 ग्राम अगर वॉल्यूम आप लेते हो, 1 वॉल्यूम की अगर हम बात करें यानी 1 मीटर क्यूब का अगर कोई बर्तन है, 1 मीटर क्यूब का अगर बर्तन है, ठीक है? एक बना लेते हैं हम इस तरीका से। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई सब चीज़ हो, ऐसा हम एक बर्तन ले लेते हैं और 1 ही मीटर का हो यानी इसकी लंबाई भी 1 मीटर का, चौड़ाई भी 1 मीटर का, ऊँचाई भी 1 मीटर का है और इसमें अगर हम पारे को डालें और ऐसा ही एक बीकर लेकर उसमें सोना को डालें, तो बच्चा इस ये पारा जो है अधिक वज़नदार होगा। ये पारा अधिक भारी लगेगा और सोना थोड़ा-सा इसकी तुलना में कम भारी लगेंगे। वजह क्या है? क्योंकि इनके जो डेंसिटी होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, बहुत क्लोज़्ड होते हैं, यानी कि सोने की तुलना में भी इनका एटम काफ़ी क्लोज़्ड होता है इस वजह से। तो ध्यान रखना कि सोना जो है पारे से कम घनत्व रखता है। सोना का घनत्व पारा से कम होता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, कहीं पर भी नोट कर लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अधिकांश धातुएँ जैसे लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, चांदी और सोना आदि कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। जबकि केवल एक धातु है पारा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलते हैं। कमरे के टेम्परेचर पर हमें ये जो पारा है वो लिक्विड अवस्था में हमें मिल जाते हैं। चलिए सर, इसी के कारण हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने थर्मामीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है बच्चा। गलनांक कहने का मतलब है कि पिघलने की बात की जा रही है और क्वथनांक कहने का मतलब है कि खौलने की बात कर रही है, उबलने की बात कर रही है। ठीक है? तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी काफ़ी उच्च होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिनको छोड़कर जिनका जो गलनांक होता है काफ़ी निम्न होता है। सोडियम और पोटेशियम का जो गलनांक एंड क्वथनांक जो है वो दोनों निम्न होते हैं। लोहा का गलनांक पूछा जाता है बच्चा, यानी कि जब लोहा को 1535 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब जाकर लोहा पिघलना स्टार्ट होगा और पिघलेगा। इसी तरीका से तांबे की अगर हम बात करें तो तांबा को 1083 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तब ये तांबा जो है पिघलेगा और द्रव अवस्था में होगा। हालाँकि कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं के गलनांक कम होते हैं। सोडियम का गलनांक होता है बच्चा 98 डिग्री सेल्सियस और पोटेशियम का जो गलनांक होता है वो हमारा
64 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 98 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी के क्वथनांक से भी कम है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलना शुरू करता है, उससे भी कम टेम्परेचर पर ये पिघल जाएगा सोडियम। और पोटेशियम तो उससे भी कम डिग्री सेल्सियस पर 64 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैलियम और सीजियम की, अब हम बात करते हैं गैलियम और सीजियम का, तो ये गैलियम और सीजियम एक ऐसा मेटल है बच्चा कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी पिघल जाता है। देखो, एक होता है रूम टेम्परेचर, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। एक होता है बच्चा रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, और एक होता है बॉडी टेम्परेचर। देखो, रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर जो हमारा पारा है वो पारा द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर पर पारा द्रव अवस्था में है। और जब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर पर हमारा सोडियम एंड पोटेशियम द्रव अवस्था में आ जाता है। सोडियम और पोटेशियम हमारे द्रव अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि सोडियम पोटेशियम नहीं, माफ कीजिएगा, सीजियम है हमारा और गैलियम है। क्या है? गैलियम है बच्चा और सीजियम है। गैलियम और सीजियम की हम बात कर रहे हैं। यानी गैलियम और सीजियम जो है ये बॉडी के टेम्परेचर पर पिघल जाता है। पारा जो है रूम टेम्परेचर पर है और गैलियम और सीजियम जो है वो बॉडी टेम्परेचर पर। यानी कि जब हम गैलियम और सीजियम को अपनी हथेली पर अगर रखें, अगर इन सीजियम और गैलियम को इस हथेली पर रखते हैं बच्चा, तो हथेली के हीट से ही, हथेली के टेम्परेचर से ही ये पिघल जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि गैलियम और सीजियम धातुओं के गलनांक कम होते हैं, यानी ये 30 डिग्री और 28 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। गैलियम और सीजियम के गलनांक इतने कम है कि वे हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर। तो ये अब तक जो हम पढ़ रहे थे बच्चे, ये हमारा मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज था। और अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको पढ़ने में हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये 5 से 10 मिनट में इसको हम कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए। कहता है कि अधातुओं में कोई चमक नहीं होता है। अधातुओं में कोई चमक नहीं होने का मतलब क्या है बच्चा? कि ये इसका सतह चमकीला नहीं होगा। जैसे सर आप कोयला को देख लो, क्या कोयला चमकता है? नहीं चमकता है सर। फास्फोरस देख लो, चमकता है सर? नहीं चमकता है। सल्फर देख लो, चमकता है सर? नहीं चमकता है। तो अधातुओं का गुण है कि उनमें चमक नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे सर। अपवाद है कि आयोडीन में चमक होता है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी उसमें चमक होते हैं। और अधातु का जो वास्तविक कलर होता है वो बैंगनी काला होता है। कैसा होता है सर? बैंगनी काला होता है। हम नमक की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। अधिकांश बच्चे को दिमाग में होगा कि सर व्हाइट होता है। अरे व्हाइट, हम NaCl की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? आयोडीन की बात कर रही है। और आयोडीन जो होता है बैंगनी काले कलर के होते हैं। ठीक है सर। तो अधातुओं में चमक नहीं होता है। और एक अपवाद है आयोडीन, जिसमें चमक होते हैं, और आयोडीन हमारा एक अधातु है। जैसे सर सल्फर फास्फोरस हो गया। आगे पॉइंट की बात करते हैं। आगे हैं कि ये मुलायम होते हैं, यानी कि सॉफ्ट और भंगुर होते हैं। सॉफ्ट और भंगुर कहने का मतलब है कि जब इन पर हथौड़े से चोट किया जाएगा तो ये आसानी से बच्चे टूट जाते हैं। कोयला को एक बार मारो टूट जाएगा सर, फास्फोरस को एक बार मारो टूट जाएगा सर। लेकिन ध्यान रखना है कि एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो काफी कठोर होता है, काफी मजबूत होता है। यानी कि ये सभी पदार्थों में सबसे मजबूत है। कौन है सर?
हीरा है बच्चा। अपवाद में क्या है? हीरा। हीरा एक कार्बन का ही अपरूप माना जाता है, एलोट्रॉप माना जाता है और ये सबसे कठोर धातु है। ये सबसे कठोर अधातु है, सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर अधातु कह दो या सबसे कठोर पदार्थ कह दो, धातु से भी कठोर होता है ये हीरा, जो कार्बन का एक अपरूप है। आगे जब आप जाएंगे कार्बनिक चैप्टर में तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलरीन के बारे में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो हीरा सबसे कठोर होता है और हीरा से बड़े बड़े चट्टानों को काटा जाता है। इंडस्ट्रीज में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लोहे तक को ये काट देता है सर, शीशा को काट देता है सर। तो ये एक कार्बन का अपरूप है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये आघातवर्ध नहीं होते हैं, आघातवर्ध नहीं होते हैं और ना ही ये तन्य होता है, यानी कि इसको ना तो पीट पीट कर एक चादर का रूप दिया जा सकता है और ना ही इसको खींच कर लंबा किया जा सकता है, तार का फॉर्म दिया जा सकता है। यानी इसका किसी भी तरीका से तार नहीं बनाया जा सकता और ना ही सीट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आमतौर पर ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। ये आमतौर पर ना तो ऊष्मा का संचालन करता है और ना ही बिजली का संचालन करता है। बात क्लियर है सर? होपफुली कि आपको क्लियर होंगे। क्यों होते हैं सर? क्योंकि इसके एटम काफी दूर दूर होते हैं, इसके एटम काफी दूर दूर होते हैं, इस कारण से इनका डेंसिटी भी कम होता है सर। कह रहा अपवाद है कि एक कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, एक कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट जो अधातु है लेकिन फिर भी ये बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। ये बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है बच्चा, हीट का भी कंडक्टर है, हीट का भी कंडक्टर है। तो ये देखो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पेंसिल लगाया है और इस पेंसिल में किसका इस्तेमाल किया गया है सर? पेंसिल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये देखो ग्रेफाइट से सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब जल जाते हैं। तो और इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस से रिएक्शन, तो उसमें आपको हमने इलेक्ट्रोड बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, जहां पर हर आयंस अपना जाकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके डिस्चार्ज होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जो होता है बच्चा किसका बना होता है? कार्बन यानी हमारे ग्रेफाइट का बना होता है। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सा चालक होता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। पहला तो कह रहा है कि ऊष्मा का संचालन नहीं कर पाता है, लेकिन अपवाद में क्या है सर कि हीरा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ये क्या है? अपवाद है। और इसी तरीका से बिजली का सुचालक नहीं है लेकिन ग्रेफाइट है सर जो बिजली का संचालन कर देता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि ये ध्वनि रहित होते हैं। ध्वनि रहित कहने का मतलब है कि इससे किसी भी प्रकार का आवाज उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आवाज उत्पन्न नहीं होता है। किसी कठोर धातु से अगर इसे पीटा जाए तो ये टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, लेकिन आवाज नहीं करेंगे। चलिए सर, इनका गलनांक और क्वथनांक भी सामान्यतः निम्न होता है। गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो क्या होते हैं सर? निम्न होते हैं। यानी ये जल्दी ना तो पिघलते हैं और ना ही उबलते हैं, यानी बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं और बहुत जल्द ही ये उबल भी जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि बोरोन, हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर जो अधातु है इनका गलनांक उच्च होता है। यानी इन तीनों का, बोरोन का, हीरा का और ग्रेफाइट का ध्यान रखेंगे कि इनका जो गलनांक है और क्वथनांक जो होता है वो काफी ही उच्च होता है अन्य नॉन मेटल की तुलना में। इनका घनत्व भी कम होता है। अभी हमने बताया कि इनके एटम्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं सर। और ये हल्के भी होते हैं। क्या होते हैं सर? हल्के भी होते हैं। हल्के त, हल्के तत्व होते हैं। कह रहा है कि फास्फोरस का घनत्व होता है बच्चा 1.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और सल्फर का होता है बच्चा, सल्फर का होता है 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कह रहा है कि ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि अधिकांश अधातुएं आणविक ठोस के रूप में पाई जाती है। अधिकांश जो अधातु है वो आणविक ठोस के रूप में पाए जाते हैं और इनमें बच्चा एक सहसंयोजक बंधन होता है। यानी इनके परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है
कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है सर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। यानी जैसे मान के चलो कि आपका कोई वस्तु है या आपका कोई चार्जर है और आप जिस कमरे में रह रहे हैं वहाँ पर 2 लड़के हैं। तो आपका चार्जर है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका वो कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे को हम कहते हैं साझेदारी। यानी पूरी तरीक़ा से दे नहीं दिया गया, लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ज़रूरतों के अनुसार। तो उसे हम कहते हैं सहसंयोजन। हालाँकि इसके बारे में हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो और भी हम डिटेल में इसको समझाएँगे, यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। ये है लास्ट पॉइंट, इनकी तन्य शक्ति भी कम होता है। तन्य शक्ति कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा लोड को वहन नहीं कर सकते हैं, अर्थात आसानी से टूट जाते हैं। ग्रेफ़ाइट एक अधातु है, इसकी तन्यता शक्ति कम होती है। इसकी तन्यता शक्ति क्या होती है बच्चा? कम होती है। यानी जब ग्रेफ़ाइट पर भारी वज़न रखा जाएगा तो वो आसानी से टूट जाते हैं। ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों अवस्थाएँ में मिल जाते हैं। देखो, मेटल जो था हमें किसी भी तरीक़ा से गैसियस फ़ॉर्म में नहीं मिल रहा था। मेटल्स जो थे वो गैसियस फ़ॉर्म में हमें नहीं मिले, लेकिन हमारा नॉन मेटल्स जो है वो लिक्विड अवस्था में भी है, गैसियस अवस्था में भी और सॉलिड अवस्था में भी मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन जो है ये ठोस अवस्था में है। इसी तरीक़ा से अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन एक अधातु है जो एक द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है सर? द्रव अवस्था में है। और जब हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये अधातु है और गैसियस फॉर्म में है। तो जितने सारे गैसियस फॉर्म हैं, जितने सारे गैसेज़ हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर गैस हो, ये सभी के सभी जो हैं हमारे अधातु की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चा ये था हमारा पूरा का पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। होपफुली कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप पूरी तरीक़ा से अच्छे ढंग से इसको कवर किए होंगे, अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे, आप पूरी तरीक़ा से नोट भी कर लिए होंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा। आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है? चलिए बच्चा, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें और इस क्लास का रिवीजन अवश्य करें। ठीक है? जितने सारे आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उसका रिवीजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी का यही मतलब होता है कि वो पढ़े हुए एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने से बेहतर है कि आपको जो चीज़ पढ़ाया गया है, उसको अच्छे ढंग से आप रिवीजन करते रहें। जब आप रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको हर कांसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप भूलेंगे भी नहीं और एग्ज़ाम में आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। बात समझ गए? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ख़्याल रखें। चलिए, फिर मिलेंगे।